हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नवीन कुमार। आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमने जो रेशियो था उसके बारे में डिस्कस कर लिया था हमारी फर्स्ट वीडियो में, इससे जो पहले वीडियो थी। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रोपोर्शन को। तो जैसे रेशियो होता है और प्रोपोर्शन में क्या बात करेंगे अपन, दो रेशियो की बात करेंगे, है ना। यानी कि ये रेशियो से रिलेटेड ही टॉपिक है प्रोपोर्शन। इसमें हम दो रेशियोज़ की बात करेंगे। अगर दो रेशियोज आपस में इक्वल हैं तो उन रेशियो को क्या कहा जाएगा, इक्विवेलेंट रेशियोज। उन रेशियो को क्या कहा जाएगा, इक्विवेलेंट रेशियो। जैसे हमारे पास दो रेशियो हैं, ए रेशियो बी और दूसरा रेशियो है सी रेशियो डी। ये कुछ भी हो सकते हैं। अगर ये दोनों इफ़ ए रेशियो बी, तो ए डिवाइड बी लिख सकते हैं ए रेशियो बी को, क्योंकि रेशियो का मतलब होता है डिवाइड। ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाई डी है। तो ये क्या कहा जाएगा, अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये इक्विवेलेंट रेशियो, या फिर ये कहा जाएगा दीज रेशियो आर इन प्रोपोर्शन। दीज आर इन प्रोपोर्शन, ये कहा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको प्रोपोर्शन समझ में आ गया होगा। इसमें क्या बात करेंगे अपन, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज़ की बात करेंगे। अगर दो रेशियो आपस में इक्वल हैं तो ये कहा जाएगा दीज आर इन प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन को लिखते कैसे हैं, तो प्रोपोर्शन को लिखने का ढंग ये है, ए रेशियो बी, ये वाला शुरू वाला रेशियो, और फिर जो बाद वाला रेशियो है सी रेशियो डी, और इनके बीच में जो साइन आएगा वो ऐसा साइन आएगा, और इस साइन को क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन का साइन कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय दिस साइन। रेशियो में एक सिंगल कॉलम होता है, सिंगल, और प्रोपोर्शन में डबल कॉलम होता है। अब बात करते हैं, इसमें 4 क्वांटिटीज़ हो गई, 1 2 3 4। तो फर्स्ट वाली और जो फोर्थ वाली है, यानी कि फर्स्ट वाली और फोर्थ वाली को क्या कहते हैं अपन, एक्सट्रीम्स। क्या कहते हैं, एक्सट्रीम्स। यानी कि ए और डी को क्या कहेंगे, एक्सट्रीम्स टर्म्स, और बीच वाली को क्या कहेंगे, बी और सी को मिडिल टर्म या फिर मीन्स टर्म्स। क्या कहेंगे, मीन्स या फिर मिडिल टर्म। ठीक है, मीन्स या फिर मिडिल टर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे अपन, एक्सट्रीम टर्म या एक्सट्रीम्स। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर है। ये दोनों मीन्स और ये वाले फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला एक्सट्रीम। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब क्या होगा, इन दोनों में एक रिलेशन होता है, मीन्स में और एक्सट्रीम्स में क्या रिलेशन होता है कि जो मल्टीप्लाई है इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। यानी कि मल्टीप्लाई ऑफ मीन्स इज इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ एक्सट्रीम्स। तो बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई डी। ठीक है, ये रिलेशन आता है। जैसे अपन कोई भी एक एग्जाम्पल भी के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे अपने पास कोई एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, 2:4 इक्विवेलेंट 4:8। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों रेशियो और इन दोनों रेशियो अगर इक्वल हैं, जैसे 2/4 इक्वल है 4/8 के, क्योंकि इक्वल ही होगा, क्योंकि अपन इसको काटेंगे तो ये क्या बनेगा, 1/2 बनेगा, और इसको भी काटेंगे तो अपन 1/2 बनेगा। तो ये आपस में इक्विवेलेंट रेशियो हो गए। तो अपन ये वाला रिलेशन प्रूव करते हैं, बी मल्टीप्लाई सी, यानी कि बी मल्टीप्लाई सी यानी कि 4 मल्टीप्लाई 4 कितना आएगा, 16, और ए मल्टीप्लाई डी यानी कि 2 मल्टीप्लाई 8, 2 मल्टीप्लाई 8। तो यहाँ पे भी 16 और यहाँ पे भी 16। आप देख पा रहे हैं कि ये रेशियो अपन ने प्रूव कर दिया, ये रिलेशन अपन ने प्रूव कर दिया। अब बात करते हैं मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, ये सब चीज़ें क्या होती है। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, तो मीन प्रोपोर्शन अपन किसको कहेंगे, अगर अपन को दो, जैसे मान लो इनमें 4 चीज़ें हैं, 1 2 3 4, अगर 4 में से अपन को 2 चीज़ें दे रखी हों और पूछे कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन, यानी कि अपन को 4 में से कोई भी 2 चीज़ें दे रखी हों, ए और सी दे रखा है, या ए और बी मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, 2 चीज़ें दे रखी हैं और पूछे कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन, तो अपन मीन प्रोपोर्शन मानेंगे अपन बी को। मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, बी,
यानी कि दो चीज़ें दे रखी हैं, ए और सी दे रखा है। तो अपन कैसे लिखेंगे इसको, ए रेशो बी इज इक्वल प्रपोर्शन का साइन बी रेशो सी, यानी कि जो चीज़ें दे रखी हैं उनको अपन एक्सट्रीम्स में लिखेंगे और बीच वाले को अपन मान लेंगे खुद से। तो क्या आएगा इसका आंसर कि b मल्टीप्लाई बी हो जाएगा, b मल्टीप्लाई बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई सी हो जाएगा। ठीक है, ये b अपन ने खुद से माना है, x भी मान सकते हैं, b भी मान सकते हैं, कुछ भी मान लो। तो यहाँ पे b स्क्वायर बन जाएगा, ए सी बन जाएगा, a मल्टीप्लाई सी, और b यहाँ से कितना आ जाएगा, अंडर रूट ए सी। तो ये जो अंडर रूट ए सी है इक्वल टू बी आ गया अपना, और b यहाँ पे क्या हो गया, b को क्या कहेंगे अपन, मीन प्रपोर्शन। क्या कहेंगे, मीन प्रपोर्शन पोर्शन। ठीक है, अब चलते हैं, अब बात करते हैं थर्ड प्रपोर्शन की। थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, अगर अपन को दो चीज़ें दे रखी हैं ए और बी और पूछे कि थर्ड प्रपोर्शन निकालो, तो अपन कैसे निकालेंगे, ए इसको ऐसे लिखना पड़ेगा अपन को, कैसे लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, यानी कि जो सेकंड वाला जो नंबर है उसको अपन ऐसे लिखेंगे, बी और बी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को ये होता है अपना थर्ड प्रपोर्शन। कौन सा होता है, ये थर्ड प्रपोर्शन कौन सा होगा, सी होगा। तो सी कैसे निकलेगा, ए मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू आ जाएगा बी स्क्वायर, और सी निकालने के लिए बी स्क्वायर अपॉन में ए, बी स्क्वायर अपॉन में ए। जैसे अपन एक इनके साथ साथ में क्वेश्चन भी लेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, जैसे अभी मैं बता देता हूँ एक, तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये है कि क्या है क्वेश्चन, 2 और 8 दे रखा है और पूछा है कि इसका मीन प्रपोर्शन बताओ। तो मीन प्रपोर्शन निकालने के लिए अपन कैसे मानेंगे, बीच वाले को मान लेंगे b या x। तो b मान लिया है मैंने, तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ से बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 8, 2 मल्टीप्लाई 8 यानी कि 16। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 का 4, यानी कि b की वैल्यू 4 आ गई। ये मीन प्रपोर्शन का क्वेश्चन हो गया। और थर्ड प्रपोर्शन के लिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि कैसे निकालेंगे थर्ड प्रपोर्शन। जैसे मान लो ये दे रखा है अपन को 2 एंड 6 दे रखा है, 2 एंड 6 दे रखा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, जैसे a और b की वैल्यू 2 एंड 6 दे रखी है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले 2 6 और c मान लेंगे। तो c की वैल्यू यहाँ से कैसे आ जाएगी, इस वाले रिलेशन से, यानी कि 6 का 6 से मल्टीप्लाई 36, और 36 में वापस से 2 का डिवाइड करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 18। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। जैसे यहाँ पे रखेंगे तो b का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36, और a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है, यानी कि 36 डिवाइड में 2, यानी कि c की वैल्यू आ गई अपने पास 18। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जैसे अपने पास 4 चीज़ें थी तो उसमें से कोई सी भी एक चीज़ अपन को गायब कर देगा। जैसे x की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे इसमें x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है, इसमें यहाँ पे फाइंड करनी है, इन वाले क्वेश्चंस में यहाँ पे, इन वाले क्वेश्चंस में यहाँ पे। फॉर्मूला अपना वही रहेगा, यानी कि मीन्स का मल्टीप्लाई ऑफ मीन्स कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5 मल्टीप्लाई 20 अपॉन में 4, तो कैंसिल हो जाएगा ये। तो यहाँ कितना आ गया 5, 4 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, x की वैल्यू 25। ऐसे यहाँ पे भी 6 मल्टीप्लाई 12, और यहाँ पे भी एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 72, तो x की वैल्यू आ गई 6 मल्टीप्लाई 12 अपॉन में 72। तो 6 मल्टीप्लाई 12 भी कितना आता है, 72 अपॉन में 72, तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 1। ठीक है, ऐसे ये वाले भी क्वेश्चन हो जाएंगे, x को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही रिलेशन लगाना है, मल्टीप्लाई ऑफ मीन्स इज इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ एक्सट्रीम्स। तो 9 इंटू 36, तो
तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 9 इंटू 36 अपॉन में 12, तो ये कैंसिल, ये 12 कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, ठीक है। तो 9 3 जा 27, तो x की वैल्यू 27। यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई x, तो 5 मल्टीप्लाई 150, तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 150। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 30 का डिवाइड, ये कैंसिल, 5 से कैंसिल, 5 5 जा 25। बहुत ही ईजी है, इस वीडियो को दोबारा से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं कि अपन प्रपोर्शन का यूज़ करके वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है आपको, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 6 कैन्स ऑफ जूस इज़ 210 रुपीज़, यानी कि 6 कैन है जूस की और उनकी कॉस्ट कितनी दे रखी है 210, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 4 कैन्स ऑफ जूस, ठीक है। 4 कैन ऑफ जूस की कॉस्ट क्या होगी। तो यहाँ पे अपन इन क्वेश्चन को किससे सोल्व कर रहे हैं, अपन प्रपोर्शन से सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे मान लेंगे अपन 4 कैन ऑफ जूस की कॉस्ट क्या मान लेंगे अपन x, लेट द कॉस्ट ऑफ 4 कैन्स ऑफ जूस क्या मान लेंगे अपन, x मान लेंगे, ठीक है। अब उस हिसाब से जो 4 क्वांटिटीज़ हैं इसमें देखो 1 2 3 और ये चौथी अपन ने मान ली, तो इसको उस हिसाब से अरेंज करना है। सबसे पहले अपन ने कैन लिखेंगे, कैन, ठीक है। फिर कैन और रुपीज़ का रेशो, यानी कि ये कैन है और ये रुपीज़ का रेशो, फिर वापस से प्रोपोर्शन का साइन, फिर वापस से कैन और रुपीज़ का रेशो, यानी कि 4 कैन और इनकी कॉस्ट क्या है x है। तो अब इसको अपन ने ऐसे लिख लिया है ना, बाय प्रपोर्शन, ठीक है ना। यानी कि 6 कैन 210 रुपीज़ और फिर 4 कैन फिर x रुपीज़। अब वापस से वही करेंगे, मल्टीप्लाई ऑफ मीन्स 210 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई x, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 210 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड में 6 से ये कैंसिल, कितना जाएगा ये 35 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आ जाएगा आंसर, 140 रुपीज़ आएगा, क्योंकि अपन ने x को क्या माना था, कॉस्ट माना था। आगे चलते हैं, कॉस्ट ऑफ 105 एनवलप्स इज़ 35, यानी कि 105 एनवलप्स की कॉस्ट है 35 रुपीज़। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि 10 रुपये में 10 रुपीज़ में कितने एनवलप परचेज करे जा सकते हैं। तो यहाँ पे अपन x मान लेंगे, किसको मानना पड़ेगा कि नंबर ऑफ एनवलप इन रुपीज़ 10, कि 10 रुपये में कितने एनवलप हैं वो अपन क्या मान लेंगे, लेट नंबर ऑफ एनवलप, यहाँ पे मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ, यहाँ पे लेट नंबर ऑफ एनवलप इन रुपीज़ 10 कितने x। तो वापस से वो इसी रिलेशन में लिखना पड़ेगा, बाय प्रोपोर्शन उस हिसाब से लिखना पड़ेगा जैसे अपन ने यहाँ पे लिखा था। जैसे यहाँ पे भी 4 चीज़ें 1 2 3 और ये चौथी अपन ने मान ली। तो वापस से सबसे पहले मैं एनवलप, नंबर ऑफ एनवलप लिख रहा हूँ, फिर उसकी कॉस्ट लिख रहा हूँ 35, फिर वापस से नंबर ऑफ एनवलप x माना है, फिर उसकी कॉस्ट है 10 रुपीज़, ठीक है। ऐसे अपन वापस से वही फॉर्मूला लगा देंगे, x मल्टीप्लाई 35 और 105 मल्टीप्लाई 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी 105 मल्टीप्लाई 10 और अपॉन में 35, ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, यानी कि 10 रुपये में कितने एनवलप आएंगे 30, ठीक है। कितने आएंगे 30 एनवलप आएंगे, 30 एनवलप लिख देता हूँ मैं। अब बात करते हैं एक, जैसे ये क्वेश्चन अपन ने किससे निकाले हैं, प्रपोर्शन से। ये क्वेश्चन अपन दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं, उस मेथड का नाम क्या है, यूनिटरी मेथड।
यूनिटरी मेथड यानी कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें एक यूनिट की कॉस्ट अगर अपन को पता है तो नंबर ऑफ यूनिट्स की कॉस्ट अपन निकाल सकते हैं। तो इसमें करते क्या है, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट। फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, और फिर क्या करते हैं, जब अपने पास 1 यूनिट की कॉस्ट आ जाती है फिर अपन क्या करते हैं कि अपन को कितने नंबर ऑफ यूनिट की कॉस्ट निकालनी है उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे सीधा, ठीक है ना। अभी जैसे मान लो आपके पास ऐसे दे रखा है कि जो 5 पेन हैं उनकी कॉस्ट है 25 रुपीज़, ऐसे ही बता रहा हूँ जनरल। 5 पेन की कॉस्ट कितनी है 25 रुपीज़, तो 1 पेन की निकाल लेंगे अपन। 1 पेन की कितनी आ जाएगी, 1 पेन की कॉस्ट आ जाएगी अपने पास 25 डिवाइड में 5, तो 1 पेन की कॉस्ट आ गई 5 रुपये। अब अपन को वो चाहे कितने भी पेन पूछे कि 18 पेन की निकाल लो, कॉस्ट कितनी आएगी, तो जब 1 पेन की 5 रुपये है तो 18 पेन की, तो 5 को 18 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो कितना आ जाएगा 90 रुपीज़। ऐसे अपन को इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको अपन किससे सोल्व करेंगे, यूनिटरी मेथड से, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ इज़ 294 रुपीज़, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ। यानी कि 7 मीटर ऑफ क्लॉथ की कॉस्ट कितनी है 294, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ। तो सबसे पहले अपन 1 मीटर ऑफ क्लॉथ की कॉस्ट निकाल लेंगे। अब जब अपन को 1 मीटर ऑफ क्लॉथ की कॉस्ट पता होगी तो 5 मीटर की क्लॉथ की कॉस्ट कैसे निकाल लेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब अपन 7 से पहले 1 पे जाएंगे और फिर 1 से वापस 5 पे जाएंगे, है ना, 7 से 1 पे और फिर 1 से 5 पे। तो करते हैं इसको स्टार्ट। जो गिवन है वो लिख लेते हैं अपन, कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ कितनी दे रखी है 294 रुपीज़, 294 है ये रुपीज़। कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ 294 रुपीज़। अब कॉस्ट ऑफ 1 मीटर की निकाल लेते हैं अपन, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करना क्योंकि यूनिटरी मेथड है ये। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ कैसे निकालेंगे, 294 में अगर अपन डिवाइड करवा दे 7 का, जैसे 7 की कॉस्ट है 294, अब ये किसकी निकल गई 1 की निकल गई, किसकी 1 मीटर ऑफ क्लॉथ की आ गई। अब कितनी भी आ गई वो बात की बात है, इसको निकाल लेंगे। अब पर अपन को किसकी फाइंड करनी है, कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ, कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ। इसको लिखने का ढंग आपको पता होना चाहिए, 294 डिवाइड में 7 मल्टीप्लाई में 5, क्योंकि एक की कॉस्ट है ये और इसको 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 5 मीटर ऑफ क्लॉथ की कॉस्ट आ जाएगी। अब इसको कर लेंगे सोल्व। अब ये 7 का डिवाइड इसमें करवा देंगे पहले, तो कितना आ जाएगा 7 4 जा 28, 1 और 4, 7 2 जा 14, मल्टीप्लाई में 5, तो कितना आ जाएगा 210 रुपीज़ आंसर आ जाएगा। 5 मीटर ऑफ क्लॉथ की कॉस्ट कितनी आ गई 210। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में आपके 2 कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कैसे, कॉस्ट ऑफ 5 किलोग्राम ऑफ वीट कितना दे रखा है, यानी कि 5 किलोग्राम ऑफ वीट यानी कि गेहूं की कॉस्ट दे रखी है 30 रुपीज़ 50 पैसे, 30 रुपीज़ 50 पैसे। तो अब इसमें 2 क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम ऑफ वीट यानी कि 8 किलोग्राम ऑफ वीट की कॉस्ट निकालनी है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 61 रुपये में यानी कि 61 रुपये में 61 रुपीज़ में कितनी क्वांटिटी ऑफ वीट आ जाएगी, यानी कि दोनों क्वेश्चन पूछ लिए है ना। अब दोनों क्वेश्चन कैसे करेंगे, आपको लिखने का ढंग पता होना चाहिए। आंसर मैं कर रहा हूँ स्टार्ट। क्वेश्चन ए के लिए यहाँ पे दे रखा अपन को गिवन, देखो लिखने के ढंग पे ही निर्भर करता है ये। कैसे, यहाँ पे निकालना क्या है, कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम ऑफ वीट। तो यहाँ पे जो सेंटेंस शुरू होगा अपना वो कॉस्ट से ही शुरू होगा। कैसे, कॉस्ट ऑफ 5 किलोग्राम ऑफ वीट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 5 किलोग्राम ऑफ वीट कितना है 30.50 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ मैंने बताया था 5 से वापस 1 पे आएंगे
क्योंकि ये यूनिटरी मेथड है। तो 1 किलोग्राम की पता हो गई अब, क्योंकि 30.5 में अपन 5 का डिवाइड करवा देंगे। अब ये 1 किलोग्राम की आ गई। अब कोस्ट ऑफ 8 किलोग्राम की निकालनी है। पहले 5 से 1 पे आए, 1 से अब वापस 8 पे आ गया ना। बिल्कुल ईजी मेथड है, इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अभी 1 किलोग्राम की आ गई है। अब इसको अपन 8 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये 8 किलोग्राम की कॉस्ट आ जाएगी। अब इसको सोल्व कर लेंगे। पहले 30.5 में 5 का डिवाइड करवाएंगे तो 6.1 आएगा। कितना आएगा? 6.1। और इसको 8 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 8 पॉइंट कितना आ जाएगा? ये 6 8 जा 48। तो इतने रुपए आ गए ये, है ना। इसको 10 कर लेंगे, 1 भी कर सकते हैं 10 भी कर सकते हैं, क्योंकि रुपीज़ है तो उसमें 2 डेसिमल तक अपन को निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये ए का आंसर आ गया। अब बी का आंसर के लिए अपन क्या करेंगे, क्योंकि इसमें क्वांटिटी ऑफ वीट पूछी है तो अपनी जो लाइन स्टार्ट होगी कॉस्ट से नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें कॉस्ट पूछी थी इसलिए लाइन जो अपनी स्टार्ट हुई थी कॉस्ट से हुई थी, है ना। अब इसमें लाइन कहाँ से स्टार्ट होगी? देखो आपको क्वांटिटी ऑफ वीट निकालनी है। बी यानी कि 61 रुपीज़ में कितनी क्वांटिटी आएगी ये निकालना है अपन को। तो यहाँ पे क्वांटिटी से ही शुरू कर देंगे, है ना। क्वांटिटी ऑफ वीट इन 30.50 रुपीज़, उल्टा लिखेंगे ना। जैसे इसमें क्या लिखा था? कॉस्ट ऑफ 5 किलोग्राम ऑफ वीट 30.50 रुपीज़। अब इसमें क्या लिखा है अपन ने? क्वांटिटी ऑफ वीट इन 30.50 रुपीज़। कितनी है? 5 किलोग्राम है। कितनी है? 5 किलोग्राम है। ठीक है, अब क्वांटिटी ऑफ वीट इन 1 रुपीज़ कि ये 30.50 पैसे में 30 रुपये 50 पैसे में 5 किलोग्राम अपन को वीट मिला। अब 1 रुपये में कितना मिलेगा? तो इस 5 में अपन इस 30.50 का डिवाइड करवा देंगे तो इतने किलोग्राम मिला। ठीक है, 1 रुपये में इतना। और अपने पास अब रुपए कितने हैं? रुपए कितने हैं? अब 61 रुपीज़ में कितना आएगा यही तो पूछा है। 61 रुपीज़ में कितना आएगा? क्वांटिटी ऑफ वीट इन 61 रुपीज़। तो इसको कैसे करेंगे? 5 डिवाइड 30.50 मल्टीप्लाई में 61। अब इसको सोल्व कर लेंगे, इतना किलोग्राम आ जाएगा। तो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? ये इसका डबल होता है 61 का डबल, सॉरी 30.50 का डबल 61। तो ये एक तरीके से इससे कैंसिल हो जाएगा 2, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 किलोग्राम आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स।